2022 में केस आता है डॉक्टर अर्चना का सुसाइड केस, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। एक प्रियंका गांधी ने मुहिम चलाई, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। मुझे ध्यान में है जब भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव आते हैं तो कोई पोपर डंडा जरूर तय करती है और उन्होंने उस समय किया। और उसी समय कांग्रेस के विधायक के सपुत्र ने किसी होटल में किसी दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। देखिए, आप जब मेरा रिकॉर्ड देखेंगे तो उस समय तक विपक्ष में रहने के नाते मैं 15-17 प्रदर्शन कर चुका था कांग्रेस सरकार के खिलाफ। गोठवाल जी, हर कोई अलग अलग तरीके से है ना प्रदर्शन करता है, लेकिन आपका प्रदर्शन सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था, जहां आप जिस नेता के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे थे उन्हीं का कुर्ता पहन के उनका नाम लिख के आपने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी जी का। जब उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा तो मैंने उस कुर्ते के माध्यम से विधानसभा में एक संदेश देने की कोशिश करी कि हिंदू कभी भी आतंकवाद नहीं कर सकता। हम सनातन पे विश्वास रखते हैं, हम लोग वो हैं जो जियो और जीनो दे की बात करते हैं। यहाँ तक कि हमारे संस्कृति के अंदर नदियों को माता कहा गया है, पेड़ों को हम भगवान का रूप देते हैं। पूछना चाहूंगी, आप लोगों के नेता हैं या फिर राजनीति के नेता? मेरा स्वभाव है, मैं अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए मैं सदैव संघर्ष करना मेरी नेचर है। बार बार जब भी विधानसभा में जाते हैं वो एक ही मुद्दा उठाते हैं कि संविधान। आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? देखो, मुझे तो ये लगता है संविधान डेफिनेशन ही इन्हें नहीं पता। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और बतंगड़ न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। बतंगड़ के पॉडकास्ट में हम लगातार नए मेहमानों से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज इस पॉडकास्ट पे एक और नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो राजस्थान की राजनीति में बेहद ही चर्चा में रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ खंडार विधानसभा क्षेत्र के विधायक और बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल जी की। आइए जितेंद्र गोठवाल जी से बात करते हैं, उनके राजनीतिक अनुभव और उनके विचारों के बारे में इस पॉडकास्ट में जानते हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। जी धन्यवाद। जी जितेंद्र जी, सबसे पहले आपके राजनीतिक करियर के बारे में हमें आप जानना है, आपसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जितेंद्र जी का राजनीतिक करियर कैसा है, कैसे उनकी शुरुआत हुई, उनका बचपन कैसा रहा है, उनका स्कूलिंग कैसा रहा है? जी देखिए, मैं एक साधारण परिवार से किसान परिवार में पैदा हुआ। जी। मेरा गांव लालसोट के पास में एक छोटा सा गांव है। मेरी प्राइमरी शिक्षा 2-3 क्लास तक तो, क्योंकि पापा गांव में रहते थे, वहाँ हुई। जी। उसके बाद वो मजदूरी करने के लिए दिल्ली चले गए। जी। तो मैं डीयू से पास आउट हूँ और लगातार जो मेरी शिक्षा हुई वो दिल्ली से हुई। जी। वहीं से विद्यार्थी परिषद से जुड़ना हुआ और उसके बाद सब जो पार्टी ने, संगठन ने जो काम दे दिया लगातार उसे करते चले आ रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि जब आप किसी दल के साथ, किसी सामाजिक संगठन के साथ जुड़ते हो तो आपकी जिम्मेदारियां जैसी जैसी पार्टी या संगठन तय करता है उस पर आपको काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। हमने विद्यार्थी परिषद में काम किया, युवा मोर्चा में 4 अध्यक्षों के साथ काम किया। मैं जे किशन रेड्डी जी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे सन 2001 में। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, उनकी टीम में मैंने काम किया। जी। फिर अमित ठक्कर जी के साथ काम किया। बिल्कुल। फिर अनुराग ठाकुर के साथ काम किया। जी। उसके बाद माननीय अरुण चतुर्वेदी जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे एससी मोर्चे में महामंत्री की जिम्मेदारी दी। जी। 2010 में। तो मेरा अनुभव रहा है ये कि पार्टी जब भी कोई कार्यकर्ता काम करता है तो निश्चित तौर पर पार्टी उस कार्यकर्ता को उसके अकॉर्डिंग काम देती है। बिल्कुल। और हमें हमेशा अपने आप को प्रूफ करना चाहिए कि जो पार्टी ने मुझे काम दिया वो मैंने किया। जी। और निश्चित तौर पर जब संगठन का कार्यकर्ता होता है तो उसका बेसिक जो फंडा होता है अपनी पार्टी संगठन के लिए काम करना, उसके मैनिफेस्टो पे काम करना। और जब आदमी मैनिफेस्टो पे काम करता है तो फिर वो उसका व्यक्तिगत एजेंडा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। और मेरा भी कभी व्यक्तिगत एजेंडा नहीं रहा। पार्टी ने मुझे काम दिया, 13 में चुनाव लड़ाया, विधायक बनाया, संसदीय सचिव बनाया और पार्टी के भी सभी दायित्व पे मैंने काम किया। प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, फिर विधायक। जी। तो मैं मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमेशा मुझे काम दिया और मुझे इस योग्य समझा, हमेशा मेरे ऊपर सदैव विश्वास जताया। बिल्कुल। इसलिए मैं मेरे नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से। लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा, जब आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो आपका विजन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूँ, खंडार से, मैंने फर्स्ट टाइम टिकट मांगा 2003 में। जी, 2003।
और मुझे टिकट नहीं मिला। मैंने पार्टी का काम लगातार किया। सेकंड टाइम मैंने टिकट मांगा 2008 में। 2008 में भी मुझे टिकट नहीं मिला, मैंने पार्टी का काम किया। फिर 13 में टिकट मिला और मैं चुनाव जीता और उसके बाद से लगातार हम पार्टी में मेरी सक्रियता भी बनी हुई है और जीत कर भी आ रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्हें पार्टी ने कभी मौका नहीं दिया, पार्टी छोड़कर चले गए, अपनी पार्टी बना ली। निष्ठा मुझे लगता है पार्टी संगठन के लिए जताने की आवश्यकता नहीं होती, दिखती है। बिल्कुल। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सदैव पार्टी संगठन के साथ मिलकर काम करने से आदमी की अपनी पहचान भी बनती है और निश्चित तौर पर उसकी कार्य क्षमता का आकलन भी होता है। बिल्कुल। गोठवाल जी, आपने लगातार काफ़ी पदों पर रहकर कार्य किया है। हम जब किस राजनीति में जाते हैं तो काफ़ी सारी समस्याएं हमारे साथ जुड़ जाती हैं, चुनौतियां आती है। तो क्या कुछ चुनौती आपने फेस की इस दौरान? देखिए, मुझे लगता है जब सामाजिक क्षेत्र में आप आ जाते हैं तो उसके बाद चुनौतियों के लिए आपको प्रिपेयर भी रहना चाहिए। बिल्कुल। आप जनप्रतिनिधि हैं तो विकास की चुनौती, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतने की चुनौती, आप टिकट मांग रहे हैं तो टिकट मिलने की चुनौती, आपको पार्टी में काम करना है तो पार्टी टास्क दे रही है वो चुनौती। बिल्कुल। मुझे लगता है ये डे टू डे की प्रक्रिया है। आदमी को चुनौतियां मिलती है और उसे फेस करना चाहिए और ऑनेस्टी से काम करने पर ईश्वर सफलता भी देता है। एक छोटा सा सवाल कि आप लोगों से कनेक्ट रहते हैं तो मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों के नेता हैं या फिर राजनीति के नेता? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं जनता का नेता हूं जी। और मैं सदैव दायित्व पे रहूं या ना रहूं, लेकिन सदैव मेरा जनता से जुड़ाव रहता है, समाज में लोगों से जुड़ाव रहता है। और उसी का कारण है क्या मैंने विपक्ष के समय भी 10-10, 20-20 हजार लोगों की संख्या के आंदोलन किए जी। सामाजिक लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ा और कई बार पार्टी के बैनर के नीचे लड़ा, कई बार समाज के बैनर के लिए नीचे लड़ा। लेकिन मेरा स्वभाव है, मैं अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए मैं सदैव संघर्ष करना मेरी नेचर में है। तो कह सकते हैं आप लोगों के नेता हैं। निश्चित तौर पर मैं बिल्कुल। मैं भी कहता हूँ, ऐसा लोग भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक घटना थी उसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। 2022 में केस आता है डॉक्टर अर्चना का, सुसाइड केस, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में हमें आप ब्रीफ कीजिए, हमारे दर्शक भी उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जब चुनाव हारने के बाद मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी, प्रदेश मंत्री के नाते मैं पूरे प्रदेश में दौड़ रहा था। उस बीच में एक प्रियंका गांधी ने मुहिम चलाई, लड़की हूं लड़ सकती हूं। हाँ, बिल्कुल जी। प्रियंका गांधी जी मुझे ध्यान में है, जब भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव आते हैं तो कोई पोपट डंडा जरूर तय करती है और उन्होंने उस समय किया। और उसी समय कांग्रेस के विधायक के सपुत्र ने किसी होटल में किसी दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। तो मैंने एक ट्रेन की टिकट भेजी जी प्रियंका जी को और मैंने उनको कहा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा आप उत्तर प्रदेश में या और किसी स्टेट में देते हैं तो आइए हमारे यहाँ की बहन बेटी को, लड़की को भी लड़ना सिखाइए। बिल्कुल। मैंने उनको आमंत्रण पत्र भेजा जी। और मुझे लगता है मैंने सही किया था। ये दौर चल रहा था, उस बीच में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे। उनको सदैव जब भी कोई गांधी परिवार के लिए कोई टिप्पणी करता है तो उनकी आंखों में चुभने लगता है। तो उन्होंने एक टास्क समझ लिया मुझे। और इस बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सवाई माधोपुर आने वाले थे, हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए थे। इन बिटवीन लालसोट में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक दलित महिला की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु दिन में 11 बजे होती है। 12 बजे से धरना प्रदर्शन प्रारंभ होता है। जब वो धरना प्रदर्शन प्रारंभ होता है तब से वो लोग मुझसे संपर्क करना प्रारंभ करते हैं जी। क्योंकि मेरा गांव वही है और मैं मेरी समाज का नेतृत्व करता हूँ। दलित समाज को ऐसा लगता है कि जितेंद्र गोठवाल हमारी लड़ाई लड़ सकता है, तो इसलिए मैं सदैव उनके साथ खड़ा नजर आता हूँ। तो उन्होंने उस विश्वास के साथ मुझे फोन किया। लेकिन क्योंकि मेरी प्रायोरिटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, मैं उस कार्यक्रम में लगा हुआ, मैं नहीं आ पाया। तो रात को लगभग 10:30 बजे तक उन्होंने मेरे को जब लगातार
बात की मेरे से, तो मैंने कहा चलो एक बार चल के देखा जाए। जी। इस बीच में धरना प्रदर्शन कंटिन्यू 12:30 बजे से प्रारंभ हो गया, 11 बजे उसकी मृत्यु हुई, 12:30 बजे से धरना प्रारंभ हुआ। शाम को 6:50 पर पुलिस ने डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ 302 में FIR दर्ज कर दी, ठीक है। जबकि डॉक्टर्स के खिलाफ 302 में FIR दर्ज करना किसी एक्ट में नहीं है। एक्सीडेंटल अगर डॉक्टर के द्वारा किसी की डेथ हो जाती है ट्रीटमेंट के दौरान या कोई भी आरोप लगता है तो 304 में FIR दर्ज की जाती है, ठीक है। 304A में या 304 में, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि या तो पुलिस वालों की मंशा रही होगी, जो बाद में ध्यान में आया वो ये कि पुलिस ने उस समय डॉक्टर परिवार को ब्लैकमेल करने के लिए, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए वो FIR दर्ज की, वो एक बड़ी राशि की उनसे मांग की। अच्छा। वो बड़ी राशि जब वो लोग नहीं दे पाए तो मुझे लगता है ये घटना हो गई, एक एक्सीडेंट था, या मुझे लगता है पुलिस ने जो किया उसका डर था। लेकिन मैं FIR दर्ज हो जाती है 6:50 पे, मैं रात को पहुंचता हूँ, 11:30 बजे 10:30 बजे से सवाई माधोपुर से चल के 1 घंटा मैं धरना स्थल पर बैठता हूँ, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि रह चुका हूँ। बिल्कुल। इसलिए नेचुरली मुझे सरकार के नुमाइंदों से बात करनी चाहिए थी, तो मैंने की, कलेक्टर से, SP से, वहाँ पर जो CO थे उस समय उनसे, सब लोगों से मैंने बात की और मैंने लगभग 12:30 बजे धरना समाप्त किया। समाप्त करके मैं सवाई माधोपुर के लिए निकल गया, ठीक है। क्योंकि अशोक गहलोत जी के दिमाग में तो प्रियंका गांधी की चिट्ठी चल रही थी, तो उन्होंने इस केस के अंदर जानबूझकर कुछ कथाकथित नेताओं के कहने पर मुझे इस केस से जोड़ा। तो आपको लगता है कि जब कांग्रेस की पार्टी थी इसीलिए आपको इस आरोप में, क्योंकि आप निष्पक्ष तरीके से उस बात को रख रहे थे, इसीलिए आपको घेरा गया था? देखिए, आप जब मेरा रिकॉर्ड देखेंगे तो उस समय तक विपक्ष में रहने के नाते मैं 15-17 प्रदर्शन कर चुका था कांग्रेस सरकार के खिलाफ, और उसमें मुखबिर बच्ची के साथ भी बलात्कार का मामला था, और अलवर वाला मामला भी था, एक बीकानेर का मामला था, एक नागौर का मामला था, एक दौसा का मामला था, एक सवाई माधोपुर का मामला था। इस तरह से मैं काफ़ी धरने प्रदर्शन कर चुका था, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि दलितों में हमारा जन आधार इस क्षेत्र में जितेंद्र गोठवाल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ता जा रहा है, और नेचुरली उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं मुझे डैमेज करना चाहिए, तो उन्होंने इस झूठे केस में मुझे फंसाया, और मुझे कहते हुए कतई शर्मिंदगी नहीं है, ना ही कोई मुझे डर है कि कांग्रेस के बड़े नेता कभी भी नहीं चाहते थे कि जितेंद्र गोठवाल उस बेल्ट में नेता बने, इसलिए उन्होंने ये किया, और उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। हमारी पूरी क्षेत्र के अंदर कांग्रेस साफ हो गई। लालसोट के अंदर पहली बार इतनी बड़ी हार हुई, मेरी समाज के लोगों ने मुझे प्यार दिया, और उस गिरफ्तारी का जवाब मेरी समाज के लोगों ने वोटों की पेटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताकर रियलाइज कराया। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि अन्याय होता है, सत्य सत्य होता है, और सब चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के माध्यम से सामने आई तो लोगों ने मेरा अभिवादन भी किया, मुझे धन्यवाद भी दिया, लेकिन मेरे मन में एक ये पीड़ा जरूर रहेगी कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया कि अपने दल को बचाने के लिए या अपने नेताओं को संरक्षण देने के लिए, अपने नेताओं को राजी करने के लिए आप लोग किसी के जीवन के साथ खेल सकते हो। कांग्रेस ने ये किया, और किया ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में दलितों की आवाज को बंद करने का जो उनका प्रयास था, जिसमें वो सफल नहीं हुए। लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि इस तरह की गंदी राजनीति से सभी राजनीतिक दल के नेताओं को बचना चाहिए। बिल्कुल गुटबाजी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आपने जो बात रखी है वो जनता तक जाएगी, और वो उस केस में जो भी कुछ हुआ उसमें आपको निर्दोष ही मानेगी। आपने अपने पक्ष रखा है, हम उम्मीद करते हैं इस चीज़ के लिए। नहीं, मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा, कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने जिन्होंने नेताओं को राजी करने के लिए इस तरह की हरकत की, उन लोगों को खास तौर पर, मेरी सरकार में भी उनकी जांच चल रही है,
मेरा प्रयास रहेगा कि उनको पनिशमेंट मिले, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो। उनको इतनी आजादी जनता ने कभी नहीं दी कि वो किसी के साथ इतना बड़ा अन्याय कर दे। 54 दिन जेल में रहना बहुत बड़ी बात है। मुझे तो इस बात के लिए तकलीफ नहीं होती कि मेरी समाज के लिए गया हूँ, और समाज के लिए आदमी का जीवन भी चला जाए तो कम रहता है, बिल्कुल, इसलिए मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन ये जरूर तकलीफ है कि कांग्रेस के नेताओं ने, कथाकथित नेताओं ने मेरी आवाज़ बंद करने के लिए, दलित की आवाज़ बंद करने के लिए इस तरह की हरकत की। इस बात का बड़ा दुख है, और उन पुलिसकर्मियों को निश्चित तौर पर सरकार, कोर्ट उनको पनिश करेगी। मैं पीछे लगा हुआ हूं उनके, बिल्कुल। छोड़ूंगा नहीं। गोटवाल जी, ये घटना जब घटी थी उसके बाद आप जेल गए थे, उसके बाद आप बाहर आए, तो आपकी छवि पे कोई इफेक्ट पड़ा? जो लोग आपको प्यार करते हैं वो प्यार बरकरार रहा, तो उसके बारे में थोड़ा। मेरा जनाधार बढ़ा, जी, समाज को लगा कि हमारी लड़ाई लड़ने वाला आदमी हमारे लिए 53 दिन जेल में रहकर आया, और मुझे सभी समाजों ने बड़ा प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। जी, और उसका परिणाम है लाल खंडार के अंदर पहली बार डायरेक्ट कंपटीशन में, डायरेक्ट चुनाव के अंदर भाजपा जीती है। जी, नहीं तो सदैव ये मानते थे कि खंडार में त्रिकोणीय मुकाबला में ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ डायरेक्ट फाइट में मैं 14,500 वोटों से जीता हूँ। ये इस बात का परिणाम है कि हमारा जनाधार बढ़ा। तो कह सकते हैं कि जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं लोगों ने आपको उठा दिया। ये कह सकते हैं लोगों का प्यार इतना था कि त्रिकोणीय नीति जो आप बोल रहे थे उसमें आप बहुत ही अच्छी जीत आपने हासिल की, आप विधायक बने हो लोगों के प्यार से, बोल सकते हैं इस बात को। नहीं, जिन लोगों ने गिराने की कोशिश की उन्होंने तो कसर नहीं छोड़ी जी बिल्कुल, लेकिन जिन्होंने स्नेह दिया और प्यार दिया उन्होंने मुझे आगे वही बढ़ाया। कि जिन लोगों ने गिराने की कोशिश, कभी कभी होता है कि हम किसी को गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारी छवि ऑटोमेटिक उड़ जाती है, तो उन्होंने गिराने की कोशिश की लेकिन आपकी छवि उभर के ही आई थी। उभर के आई और मैं चुनाव जीता। बिल्कुल, और मेरी पार्टी ने और मेरे नेताओं ने मुझे बहुत सहयोग दिया। बिल्कुल, और उसके कारण मैं आज प्रदेश का महामंत्री भी और विधायक भी हूँ। बिल्कुल। हर पार्टी की जब सत्ता आती है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाती आई है कि बीजेपी के अंदर अनबन चल रही है। ऐसा कुछ देखने को भी मिला था। अभी रिसेंट में मुख्यमंत्री जी की मीटिंग चल रही थी, उस समय आप भी थे, जो कृषि मंत्री हमारे किरोड़ीलाल मीणा वो भी थे वहां पर, तो उस समय अनबन की तस्वीरें सामने आई थी। तो वो किस्सा क्या था, वो क्या घटना थी कि अनबन की तस्वीर बाहर आई? देखिए, मेरी उनसे कोई इस तरह की बात हुई नहीं। मैंने मेरा मुख्यमंत्री जी के सामने विषय रखा था और मुझे लगता है कि ये विधायक दल के विषय हैं जी, और ये मुझे आपसे चर्चा नहीं करने चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मैं किसी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ और मेरी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जल जीवन मिशन पूरे राजस्थान का ही एक बहुत बड़ा घोटाला है और उस घोटाले में कई लोगों को सजा भी हो चुकी है और मेरी भी खंडार की कोई इस तरह का विषय है और निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें सरकार और दोषियों को सजा देगी। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर कोई अनबन नहीं चल रही है किसी भी नेता के बीच में? बिल्कुल नहीं चल रही है। हमारी विधायक दल में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई नोकझोंक नहीं हुई। और हम विधायक दल में जब बैठते हैं तो इस बात की रणनीति क्या तय करते हैं कि सदन को कैसे चलाना है, सरकार की प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है। तो सभी मंत्री अपनी अपनी प्रेजेंटेशन रख रहे हैं और महामंत्री के नाते मैं भी अपनी पार्टी के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। गोटवाल जी, हर कोई अलग अलग तरीके से ना प्रदर्शन करता है, लेकिन आपका प्रदर्शन सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था, जहां आप जिस नेता के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे थे उन्हीं का कुर्ता पहन के उनका नाम लिख के आपने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी जी का। तो आप मुझे उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो क्या घटना थी। वो किस्सा बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, लोग जानने के लिए उत्सुक है कि किस तरीके का प्रदर्शन किया आपने, क्योंकि लोग काले झंडे लेके जाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन आप अनोखे अंदाज में विधानसभा के अंदर गए थे। उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। राहुल गांधी हमेशा इस तरह की घटनाएं करते हैं जिससे उनको मीडिया में कवरेज मिले, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जन आधार आदमी नेता की कार्यशैली से बनता है, बिल्कुल, ना कि किसी पे टिप्पणी करने से या किसी समाज को नीचा दिखाने से। जब उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा तो मैंने उस कुर्ते के माध्यम से विधानसभा में एक संदेश देने की कोशिश करी कि हिंदू कभी भी आतंकवाद नहीं कर सकता। हम सनातन पे विश्वास रखते हैं,
हम लोग वो हैं जो जियो और जीनो दे की बात करते हैं। हम लोग वो हैं जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम लोग वो हैं जो बाकी समाज के लोगों को साथ लेकर, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति के अंदर नदियों को माता कहा गया है, बिल्कुल, पेड़ों को हम भगवान का रूप देते हैं, बिल्कुल, पेड़ों को माँ का रूप देते हैं हम लोग एक मूर्ति जिसमें कहते हैं कि हम जीव है या नहीं है, एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, लेकिन हम उसको अपना आराध्य मानकर बिल्कुल, उसकी रात दिन पूजा करते हैं। सनातन धर्म में जो दिया गया है उसमें सनातन धर्म में यही सिखाया गया है, हमें कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। निश्चित तौर पर हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। मैंने ये संदेश देने की कोशिश करी और वो संदेश पूरे देश में गया और निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि उससे कुछ सीखा भी। उसके बाद ऐसे शब्दों का प्रयोग उसने कम किया, लेकिन वो बेचारा समझता कम है, तो कई बार कर भी दिया, लेकिन कम किया, मुझे ऐसा लगता है। राहुल गांधी को लेकर हम बात कर रहे हैं तो वो लगातार जब भी विधानसभा में आते हैं एक ही बात बोलते हैं, जातिगत जनगणना करवानी चाहिए, जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। आप खुद अनुसूचित जाति मतलब दलित जाति से आते हैं, तो आपका इसके ऊपर क्या पक्ष है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारी सरकार सदैव चाहती है कि जातिगत गणना हो, लेकिन सही समय पे हो और उसके लिए जो सिस्टम सरकार डेवलप करना चाहती है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हो, ताकि पारदर्शिता रहे उसके अंदर जी। इनकी जो मंशा है वो जातिगत गणना की लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने की नहीं, लोगों को लड़ाने की है। सोच में फर्क है। हम जनहित के लिए करना चाहते हैं, वो आपसी सामाजिक विद्रोह को बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। हम लोग समाज में फूट ना पड़े उस दृष्टि से गणना को करवाना चाहते हैं, और ये लोग चाहते हैं जाति से जाति, धर्म से धर्म, भाई से भाई लड़े। दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग है। हम कभी भी विरोध में नहीं थे, आज भी विरोध में नहीं है, लेकिन सही समय पर सही तरीके से हम गणना कराएंगे। मैं खुद दलित जाति से हूँ। बिल्कुल। मैं महसूस करता हूँ मोदी जी की सरकार बनने के बाद आज ऐसे हालात हैं, पूरे देश भर में दलित अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है जी। आज ऐसे हालात हैं, पूरे देश भर का दलित अपनी बात स्वतंत्र तरीके से कहता है। हमारे राजस्थान में भी भजन लाल जी की सरकार है। आप आंकड़ों में जाओगे तो दलित अत्याचार में लगभग 30% की कमी आई है। वो एक शब्द और बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, उसके बारे में और बताएं। वो बार बार जब भी विधानसभा में जाते हैं वो एक ही मुद्दा उठाते हैं कि संविधान खतरे में है। आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? देखो, मुझे तो ये लगता है संविधान की डेफिनेशन ही इन्हें नहीं पता। बाबा साहब ने संविधान बनाया था इस देश को चलाने के लिए, बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए, सिस्टम को बनाने के लिए, दलित को, पिछड़े वर्ग को, इनको इक्वल खड़ा करने के लिए, सब समान, एक सब समाज में इक्वलिटी आए, इसके लिए बनाया था। और समय समय पर कांग्रेस ने भी कई बार हमारे संविधान के अंदर कई धाराओं में, कई नियमों में परिवर्तन किया। आप आकलन करेंगे तो इन्होंने 19 बार विधायिका प्रणाली के अंदर नए विधेयक पारित किए और नए कानून बनाए। हम लोगों ने मात्र 11 बार बनाए। आप देखेंगे हमने कभी भी परिवर्तन की बात को इस तरह नहीं कहा। जिस तरह जैसे जैसे समय बढ़ेगा, निश्चित तौर पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। आज जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था उस समय जो देश की पॉपुलेशन थी, आज उसकी कई हजार गुना बढ़ चुके हैं हम लोग। और आज आवश्यकता है हम वक्फ बोर्ड कानून लाए। कांग्रेस ने बड़ा शोर मचाया, बिल्कुल, लेकिन आपकी इंटेंशन कैसी है जनता समझती है। 9 लाख एकड़ जमीन किसी संस्था के पास हो और उसकी अर्निंग मात्र 125 करोड़ रुपए, कैसे पॉसिबल है ये? बिल्कुल। लेकिन उसकी तकलीफ उन्हीं लोगों को हुई जिन लोगों के पास वक्फ बोर्ड की जमीन के माध्यम से कमाई आया करती थी, जिनकी दुकानें चला करती थी, जो प्रॉपर्टियां बेचने का काम करते थे, जिनको ऐसा लगता था कि वक्फ बोर्ड एक कमाने का बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन जो आम आदमी, जो मुस्लिम या किसी भी समाज का आदमी जो इस बात को समझता था कि वक्फ अधिनियम क्यों जारी किया गया,
उसने इसकी प्रशंसा भी की और स्वागत भी किया। विधानसभा को लेकर हम बात कर रहे हैं। अभी विधानसभा मानसून सत्र भी खत्म हुआ था। विधानसभा में कुछ घटनाएं हुई थी। एक अभी रिसेंट में मामला आया था कि जहां पर कैमरों को लेकर कांग्रेस के लोगों ने, विधायकों ने बहुत मुद्दा उठाया था कि महिलाओं की हीनता नीचता है, उसकी हनन किया जा रहा है, लगातार कैमरे रखे गए हैं, विधानसभा स्पीकर पर आरोप लगाए गए थे। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि जब से मैं पिछली बार सदन में आया हूं 2013 से कैमरे तब से लगे हुए हैं जी। और आज हमारी जिस रफ्तार से सरकार चल रही है और जैसा हम माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का धीरे धीरे जन आधार बढ़ रहा है, उससे ये लोग घबराए हुए हैं। इनके पास मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे कि कांग्रेस ने जिस दिन हमारी कृषि पर चर्चा होनी थी, हमारा बिल पास होना था, उस दिन भी उन्होंने वॉकआउट किया। जिस दिन जल जीवन मिशन पर हमारा विधेयक पारित होना था, उस दिन भी उन्होंने वॉकआउट किया। बिल्कुल। जिस दिन हमने जल संसाधन पे विधेयक पारित होना था, उस दिन भी इन्होंने वॉकआउट किया। ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं। कहीं हेडपंप लगेगा तो उसका लाभ जनता को मिलने वाला है। अगर नदियां कहीं से बह रही है तो उससे पानी मिलने वाला है। किसानों के लिए अगर हम कोई नियम बना रहे हैं, हमने पिछली बार 50% पे ये लोग क्लेम देते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों को जो मुआवजा देते थे, हमने 33% किया। किसान सम्मान निधि किसी सरकार ने कभी सोची नहीं, लेकिन मोदी जी ने सोची और भजन लाल जी ने सरकार बनते ही उसको बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि इनके पास मुद्दे नहीं थे, इसलिए इन लोगों ने 2 दिन कैमरे पर खराब किए। वो कैमरे पहले से लगे हुए थे और मुझे लगता है कि माननीय स्पीकर साहब ने जब वो कैमरे लगाए होंगे, उस समय जो भी स्पीकर रहे होंगे, उनकी मंशा ये रही होगी कि कई बार विपक्ष के लोग जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमारी बहनें भी हमारे साथ पूरी रात उस पोर्च में बैठती हैं, हमारे साथी भी बैठते हैं, कोई नौजवान भी बैठते हैं, बुजुर्ग भी बैठते हैं, किसी के स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत ना हो, किसी की मुझे लगता है कि प्राइवेसी रहे ऐसी कोई जगह विधानसभा नहीं है। उसमें 200 लोग बैठते हैं, विधानसभा के 25-30 कर्मचारी बैठते हैं और ये जनता समझ गई कि विधानसभा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी की कोई प्राइवेसी का हनन होता हो। ये आप विधानसभा में रहते तो ये जनता का सीधा सवाल है कि हर बार जब भी कोई बिल पास होता है, जब भी कोई चीज सामने आती है लोगों के लिए, तो ये हमेशा विधानसभा में हंगामा क्यों शुरू कर देते हैं लोग? मैंने आपको कहा, इनको जनता ने चुनकर भेजा, वो काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये वो काम कर रहे हैं जिससे इनको अखबार में छपना है। जी। आपने अभी मेरे से बात की कि भाजपा के बारे में इस तरह की चर्चा करते हैं कि अब पार्टी में फूट है। आप देखें, हम तो एक साथ बैठे हैं। बिल्कुल। कभी डोटासरा जी विधानसभा में नहीं है, कभी गहलोत जी नहीं है। गहलोत जी सदन में आ रहे हैं तो हाँ पक्ष भी ना पक्ष लॉबी में होकर चले जाते हैं, प्रेस बाइट देकर चले जाते हैं। इनकी जो फूट है वो उजागर हो चुकी है। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग गहलोत साहब ने किया था बड़े नेताओं के लिए, मुझे लगता है वो सारी जनता जानती है। इस पर मुझे लगता नहीं कोई लंबी चौड़ी चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि सबके ध्यान में ये विषय। आप बीजेपी के विधायक हैं, सत्ता में बीजेपी है। पेपर लीक के ऊपर मैं पूछना चाहूंगी आपसे एक सवाल, बहुत जरूरी है, दर्शक भी जानना चाहते हैं इसके ऊपर, कि अभी पेपर लीक 2021 जो भर्ती थी उसको स्थगित कर दिया गया था, कुछ निर्दोष लोग भी उसमें थे। तो जानना चाहते हैं कि आगे क्या करने वाली है सरकार पेपर लीक को लेकर। पेपर की जो भर्तियां हुई थी उसको रोक दिया गया है, तो उनको कुछ आप बताइए कि क्या कर रही है देखिए, सरकार? पेपर लीक में हमने SIT गठन करके लगभग 125 लोगों को जेल में भी डाला है और उसमें कई बार मुख्यमंत्री जी कहते भी है कि मगरमच्छ भी हमारे हाथ आने वाले हैं। निश्चित तौर पर उस पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। माननीय भजन लाल जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आप जो बात कर रहे हैं SI भर्ती की, उस SI भर्ती में कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद किसी भी राजनीतिक दल को कोई टिप्पणी देनी चाहिए। माननीय न्यायालय के निर्देश हैं, सरकार को आवश्यकता लगेगी तो जवाब देगी, नहीं तो हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और मुझे लगता है विषय न्यायालय का, तो इस पे हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए।
एक अभी आपसे पर्सनली क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, जो जनता भी जानना चाहेगी कि आप जनता के लिए राजनेता है, नेता है, ठीक है, नेता के रूप में देखते हैं जब आप जाते हैं, लेकिन दोस्तों के बीच आप क्या हैं? दोस्त आपको किस तरीके से देखते हैं? नेता के तौर पे देखते हैं, एक दोस्त की तरह देखते हैं? ये तो मेरे दोस्त अच्छा ज़्यादा बता पाएंगे। नहीं, फिर भी एक होता है कि हम जब दोस्तों के बीच में बैठते हैं कि हम नेता नहीं, हम दोस्त होते हैं, तो उस तरीके से कुछ बताएं। देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो बहुत गरीब परिवार से, किसान परिवार से, लेकिन मैंने जब से होश संभाला तो मेरे परिवार के लोग बिल्कुल वेल टू डू थे, इसलिए मेरा सर्कल हर तरह का रहा। और आज भी जो मेरा मित्र मंडली है, मेरे दोस्त हैं, जो हम दोस्तों की तरह मिलते हैं जी। और उस समय राजनेता को कमरे से बाहर छोड़ाते हैं। जी जी। और मुझे लगता है लेकिन ऐसा समय हम बहुत कम मिलता है मुझे, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ जो है पॉलिटिकल लोगों की वो लगभग नहीं रहती, और खास तौर पर मेरे जैसे आदमी की जो जनता के बीच में रहना चाहता है उनकी तो बिल्कुल नहीं रहती। आपके विधानसभा में आपके लोगों के लिए सबसे बड़ा सपना क्या है कि मतलब आप और भी अच्छे पद पर अगर आ जाते हैं, अभी आप विधायक हैं और भी अच्छे पद पर आते हैं, क्या एक सपना है जो आप पूरा करना चाह रहे हैं लोगों के लिए? मैं तो मेरी खंडार विधानसभा के लिए चाहता हूँ उसमें कोई समस्या नहीं रहे जी। ये मेरा सपना है। उसमें कोई रोड टूटा ना हो, घर घर में पानी हो जी, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दे पाऊँ, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स दे पाऊँ, और निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि का लक्ष्य ये रहना चाहिए कि जिस जनता ने उसे चुनकर भेजा है उनकी मूलभूत सुविधाओं को 100% वो पूरा करे। तो मेरा इसके अलावा कोई सपना नहीं है कि मेरे खंडार के लोगों के लिए मैं सब कुछ कर पाऊं जो उनकी आवश्यकता है। खंडार के लोग भी पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप नेता नहीं होते, विधायक नहीं होते, तो आप किस पेशे में होते, किस फील्ड में होते आप? देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं जिस परिवार से आता हूँ, हमारा एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम है। मेरे एक भाई आर्किटेक्ट हैं, 2-3 भाई कॉन्ट्रैक्टर हैं, और बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा। हाँ, ये ठीक है कि बिजनेस में मैं कभी इन्वॉल्व नहीं रहा जी, लेकिन निश्चित तौर पर मैं भी कॉन्ट्रैक्टर ही होता। हाँ जी, बिल्कुल। कुछ सवाल मैं नॉर्मली पूछूंगी, आपको बताना है, एक शब्द में उनका आंसर देना है। राहुल गांधी जी। इसका सवाल कई बार अखबारों में छप जाता है, पप्पू या किस इस तरह का शब्द, तो मुझे लगता है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो एक हमारे लिए प्रेरणा है। बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी मेरा विचार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे आंसर दिए। हमारे दर्शक आपसे बिल्कुल कनेक्ट होंगे, हम उम्मीद करते हैं आपने जो भी सवालों के जवाब दिए हैं वो उन तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे। तो ये हमारे साथ खंडार विधानसभा के विधायक मौजूद थे जितेंद्र जी, जिन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब हमें दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे जवाब आपको बहुत बेहद पसंद आए, ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगे। तो मिलते हैं अगले नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।